Welcome to Daily Current Affair. Today we will discuss all the current affairs of 1st, 2nd and 3rd of May 2023. The question is India to hand over fast patrol vessel ship and landing craft to that is a Maldives. तो इंडिया के जो राजनाथ सिंह जी हैं वो हमारे आजकल डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कहाँ पे गए हैं? वो गए हैं मालदीव्स की यात्रा पे। तो वहाँ पे क्या किया है इंडिया वालों ने, क्या किया है, मालदीव्स को हमने गिफ्ट किया है एक फास्ट पेट्रोल वेसल शिप एंड लैंडिंग क्राफ्ट। किसको? मालदीव्स को। तो मालदीव्स आप यहाँ पे है, आप मैप में देख सकते हो। इनके बीच में हमारे पास क्या है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल आता है, ठीक है, जो इंडिया और मालदीव्स को सेपरेट करता है। ठीक है, इंडिया मतलब कि जो मिनिकॉय आइलैंड है ना हमारे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मिनिकॉय आइलैंड्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं उसमें से जो मिनिकॉय आइलैंड है उसको सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल से। किसके साथ से? मालदीव्स एंड मिनिकॉय को। ठीक है, 8 डिग्री चैनल से। जो मिनिकॉय है वो इंडिया का पार्ट है एंड मालदीव्स का है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया और जो मालदीव्स है वो 8 डिग्री चैनल से क्या है, सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो एज ए गिफ्ट हमने दिया है ये फास्ट पेट्रोल वेसल एंड लैंडिंग क्राफ्ट टू मालदीव्स। अब इंडिया और मालदीव्स के बीच में बहुत ही गहरे रिश्ते हैं। इंडिया के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मालदीव्स में भी हो रहे हैं आजकल। ठीक है, सो मालदीव्स को हम मालदीव्स आइलैंड भी बोलते हैं। एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, आइलैंड्स हैं ये नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन में। इसकी जो बेसिक इकॉनमी है वो फिशरीज़ के ऊपर डिपेंड करती है और टूरिज्म के ऊपर भी डिपेंड करती है। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ कोकोनट हस्क फाइबर एंड कोयर प्रोडक्ट, मतलब कि जो कोकोनट की जो बाहर वाली परत होती है उससे प्रोडक्ट्स बनाना। ठीक है, फिश कैनिंग एंड बोट बिल्डिंग ये इनका मेन पेशा है। यहाँ की कैपिटल है माले, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, ऑफिशियल लैंग्वेज है दिवेली मालदीवियंस एंड ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, करेंसी रुफिया है। ठीक है, इट विल बी एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज। तो हमारे और मालदीव्स के बीच में वैसे भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। ठीक है, तो इसको एक और कदम आगे ले जाने के लिए क्या किया है, इंडिया ने गिफ्ट किया है मालदीव्स को फास्ट पेट्रोल वेसल शिप एंड लैंडिंग क्राफ्ट। हु विन लिपजिंग बुक प्राइज 2023। जो लिपजिंग बुक प्राइज है ये दिया जाता है किसी भी पोइट को। ठीक है, तो ये किसने जीता है? ये जीता है मारिया स्टेपनोवा जी ने। ठीक है, जो मारिया स्टेपनोवा है ये एक रशियन ऑथर है। ठीक है, करंटली लिविंग इन द बर्लिन, हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस लिपजिंग बुक प्राइज फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग इन 2023। ठीक है, तो ये एक तरह की एक रशियन पोइटेस है। ठीक है, और ये जो लिपजिंग बुक प्राइज़ है ये या तो पोइट को दिया जाता है या तो जो ऑथर्स होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो स्टेपनोवा जो है ये एक नोवेल राइटर है। ठीक है, रशियन ऑथर है। इन मेमोरी ऑफ मेमोरी विच एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ स्टैलिनिज्म एंड द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन हैज़ अर्नड अ नॉमिनेशन फॉर द बुकर प्राइज़ 2021। इनकी एक बुक थी जिसका नाम है मेमोरी ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो उसको बुकर प्राइज़ 2021 के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। तो ये काफ़ी अच्छी नॉवलिस्ट है, काफ़ी अच्छी ये निबंध लिखती हैं, काफ़ी अच्छी ये बुक्स लिखती हैं। तो इसके लिए इनको लिपजिंग बुक प्राइज़ 2023 का अवार्ड मिला है। ठीक है, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इंडिया का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है ना वो देखता है सारे के सारे काम जितने भी हमारे पास एटॉमिक से रिलेटेड, ठीक है, न्यूक्लियर से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे के सारे देखता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। उसका जो चेयरमैन है वो किसको बनाया गया है? AK मोहंती जी को बनाया गया है। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, मोहंती अभी एक फिजिसिस्ट है, ठीक है, रिनोड फिजिसिस्ट है एंड इज़ करेंटली सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो आपने सुना होगा जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो मुंबई में है। ठीक है, वहाँ पे हमारा एक रिसर्च सेंटर है जो कि रिसर्च करता है न्यूक्लियर के ऊपर, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो उसके ये अभी डायरेक्टर हैं और अभी ये क्या बन गए हैं? एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है उसके भी चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, तो बार्क के बारे में जानते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये मुंबई
ट्रॉम्बे नामक जगह पे मुंबई में ये स्थापित किया गया था। ये स्थापित किया गया था 1954 में। यहाँ पे सारी की सारी जो रिसर्च होती है वो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड होती है और न्यूक्लियर एनर्जी से होती है, ठीक है। और ये किसने बनाया था? डॉक्टर होमी जे भाभा, ए रिनाउंड फिजिसिस्ट थे। वो सर्व्ड एज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। किंग चार्ल्स जो 3 है अवॉर्डेड ऑनररी MBE2, दैट इज डी डॉक्टर MN नंद कुमार। सो जो हमारे पास डॉक्टर MN नंद कुमार जी हैं, उनको जो है जो इंग्लैंड के राजा हैं किंग चार्ल्स 3, उन्होंने कौन सा अवार्ड दिया है? ऑनररी MBE अवार्ड। एंड MBE का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड जो है वो दिया गया है MN नंद कुमार जी को। किसने दिया है? किंग चार्ल्स 3 जो कि UK के राजा हैं, उन्होंने इनको दिया है, ठीक है। क्यों दिया है? क्योंकि ये एक संस्कृत स्कॉलर है। जो डॉक्टर MN नंद कुमार जी, ये एक संस्कृत स्कॉलर है और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है भारतीय विद्या भवन सेंटर जो कि लंदन में स्थित है। और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन के जो कल्चर है, इंडियन का जो क्लासिकल कल्चर है उसको ब्रिटेन में फैलाने के लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा काम किया है, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है ऑनररी MBE अवार्ड, ऑनररी मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड। अब आपको मैं एक टर्म्स समझाऊंगा। जैसे हमारे पास एक होता है यूनाइटेड किंगडम, एक है इंग्लैंड, ठीक है, एक है ग्रेट ब्रिटेन। इसमें डिफरेंस क्या है? तो इंग्लैंड तो पता है, इंग्लैंड एक कंट्री है, ठीक है। अब अगर हम वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को इकट्ठा मिलाएं उसको बोलते हैं हम ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ दें तो उसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। अगर हम यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी जोड़ दें तो उसको बोलते हैं हम ब्रिटिश आइसल्स, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। सो यूनाइटेड किंगडम क्या है? इट इज़ एन आइलैंड नेशन, नॉर्थ वेस्ट यूरोप। और इसमें 4 कंट्रीज आती है यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। अगर नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं है, ठीक है, और जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स है, ये तीनों बनाती है क्या? ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लॉक्ड 14, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो बंद किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में फॉर स्प्रेडिंग टेरर, ठीक है। टेरर फैलाने के लिए उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 ऐप्स जो है वो ब्लॉक कर दिया है। उसमें से कौन कौन से ऐप हैं? लाइक क्राइब्स विजर, एनिग्मा, सेफ स्विस, विक्रमे, मीडिया फायर, ब्रेरेयर, बीचैट, नंदबॉक्स, कैनिन, IMO, एलिमेंटर, सेकेंड लाइन, जांगी एंड थ्रिंगमा। तो इस तरह का ये 12 मैसेंजर ऐप है। इससे ये मैसेजिंग ऐप है, एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज भेजने के काम आते हैं। और ये पाया गया कि जो ये ऐप्स हैं इसके थ्रू क्या हो रहा है, जो टेररिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो टेरर फैलाने की जो गतिविधियाँ हैं वो इसके थ्रू कर रहे थे, ठीक है। तो ये ऐप्स जो इनको बैन कर दिया गया है अंडर द सेक्शन 69A के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के थ्रू इसको क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। हु वॉन मेंस डबल एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप गोल्ड मेडल, ठीक है। जो मेंस डबल का जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप है उसका गोल्ड मेडल किसने जीता है? ठीक है, दैट इज़ डी सात्विक एंड चिराग। इनका नाम याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी गोल्ड मेडल जीता था। किस में? डबल्स में, मैन के डबल्स में, ठीक है। और अभी इन्होंने एशिया चैम्पियनशिप में भी, ठीक है, बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप में भी इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। और इन्होंने ये थॉमस कप, जब इंडिया ने पिछली बार जीता था थॉमस कप, ठीक है, तो ये उस थॉमस कप के भी क्या थे? पार्ट थे, ठीक है। तो सात्विक और चिराग शेट्टी आपने नाम याद रखना है। ये पहले ऐसे डबल प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीता है। सिंगल में बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप में सिंगल में एक गोल्ड पहले भी मिल गया है, वो मिला है 1965 में दनीश खन्ना ने, जो कि उन्होंने सिंगल्स में जीता था, ठीक है। बट डबल्स में ये पहला गोल्ड मेडल है इंडिया का, ठीक है। और सात्विक एंड चिराग ने किसको हराया? मलेशिया का जो पेयर है ओंगी सिन एंड त्यू ये, इनको इन्होंने फाइनल में हराया। अब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया
जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जितनी भी बैडमिंटन की गतिविधियाँ हैं पूरे इंडिया में, वो उसको कंट्रोल करती है। इट सर्व एज द गवर्निंग बॉडी फॉर द बैडमिंटन इन इंडिया, और ये 1934 में स्टार्ट हुआ था। 1936 से इसने काम करना स्टार्ट। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है हेमंत बिश्वा शर्मा। अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023 वॉन बाय दैट इज सी सर्गियो पेरेज। तो सर्गियो पेरेज ने क्या जीता है? अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है। ठीक है, इन्होंने किसको हराया? इन्होंने फाइनल में अपने ही टीममेट रेडबुल के ड्राइवर दैट इज मैक्स वर्स्टेपन को इन्होंने फाइनल में हराया। ठीक है, तो आपने याद रखना है अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है किसने? सर्गियो पेरेज जी ने, जो कि अजरबैजान में हुआ। ठीक है, अब अजरबैजान कहाँ पे है? ठीक है, ये एशियन कंट्री है। ठीक है, आधे इसमें यूरोप में आता है। ठीक है, एशिया में भी आता है। ठीक है, तो अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, करेंसी है अजरबैजानी मन्नत, ऑफिशियल लैंग्वेज है अजरबैजानी। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ की रिपब्लिक है, यूनिटरी स्टेट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी यहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक भी है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी यहाँ पे है। इसके प्रेसिडेंट है इल्हम अलीव, वाइस प्रेसिडेंट है मेहरीबन अलीवा, एंड प्राइम मिनिस्टर है अली असादोव। ठीक है, नेशनल असेंबली के स्पीकर, इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे इनकी वो है साहिबा गफारोवा। विच कंट्री लॉन्च्ड चैट जीटीवी राइवल गीगा चैट एआई चैटबॉट। अभी आपको पता है कि जो चैट जीपीटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, आप चैट जीपीटी में कुछ भी पूछ लो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कर लो, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आंसर लिख के आएगा उस पर्टिकुलर चीज़ का। ठीक है, ये सब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम चैट जीटीपी। अब क्या किया है, जो रशिया है, इन्होंने अपना ही एक एआई चैट बोट स्टार्ट किया है जिसका नाम है गीगा चैट। वो भी इसी की तरह है, चैट जीपीटी की तरह। तो इसको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने क्या किया है, रशिया वालों ने गीगा चैट जो है वो लॉन्च कर दिया है। India to join international climate action in civil aviation from दैट इज़ भी 2027। तो 2027 से क्या होगा, इंडिया ज्वाइन करेगा इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन। मतलब कि जो हमारे पास जितना भी हमारे पास सिविल एविएशन है, सिविल एविएशन मतलब कि जो एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, जितने भी एरोप्लेन्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें फ्यूल जो होता है उसकी बर्निंग होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो हमने उसको कम करना है। ठीक है, उसको कम करना है, उसकी एक क्लाइमेट एक्शन की एक इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन एक इन्होंने एजेंसी बनाई है। उसमें क्या होता है, उसमें सिविल एविएशन की वजह से जितना भी CO2 निकल रहा है उसको कंट्रोल करने की बात कही जाती है। तो इंडिया ने बोला है कि 2027 तक हम भी ये सब कंट्रोल कर लेंगे और हम भी ये जो संस्था है इसको ज्वाइन कर लेंगे, जिसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो इंडिया विल ज्वाइन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्यों ज्वाइन करेगा, ताकि वो क्या करेंगे, जो क्लाइमेट एक्शंस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कोई और गैसेज है, उनका एमिशन होता है, उसको कम करने के लिए हम भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कार्बन ऑफसेटिंग मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, एंड रिड्यूसिंग द स्कीम फॉर द इंटरनेशनल एविएशन एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल। ठीक है, फ्रॉम 2027 से हम इसको लॉन्च करेंगे, 2027 में हम इसमें आएंगे। अब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो सिविल एविएशन को जो ऑर्गेनाइज करता है उसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और इसका मेन काम ये होता है कि जितने भी हमारे पास इंटरनेशनल एयर नेविगेशंस हैं, ठीक है, उनके प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 7 दिसंबर 1944 को। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। अब कार्बन ऑफसेटिंग एंड माइग्रेशन स्कीम क्या है, ठीक है, यही है कि जो एविएशन के थ्रू जो हेलीकॉप्टर्स और फिर जो एरोप्लेन्स हैं उसकी वजह से जो कार्बन एमिशन होता है उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, CO2 एमिशन को हमने क्या करना है, कम से कम करना है। ठीक है, वही इनका मेन इरादा है। तो कार्बन ऑफसेटिंग एंड माइग्रेशन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, इसको हम ज्वाइन करेंगे 2027 तक।
आईआईटी मद्रास के रिसर्चर ने एक मशीन लर्निंग टूल जो है वो बनाया है, जो कि डिटेक्ट करेगा ब्रेन ट्यूमर को, ब्रेन में जो ट्यूमर होता है उसको डिटेक्ट करेगा, और स्पाइनल कॉर्ड में भी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको भी क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ट्यूमर इन ब्रेन एंड ट्यूमर इन स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों को जो है वो, तो ट्यूमर इन द ब्रेन एज वेल एज जो स्पाइनल कॉर्ड में जो ट्यूमर होता है उन दोनों को ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। क्योर नहीं, ओनली डिटेक्शन का ये डिवाइस है। तो ये किसने बनाया है, आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, और इसका द रिसर्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास हैव डेवलप्ड अ मशीन लर्निंग बेस्ड कंप्यूटेशनल टूल कॉल्ड, जिसका नाम है GBM ड्राइवर। ठीक है, टू इम्प्रूव, इन्होंने एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है इसकी, मतलब कि जो ब्रेन ट्यूमर और स्पाइनल कॉर्ड में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको डिटेक्ट करने में ये ज़्यादा अच्छी तरह से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। कासुमी इशिकावा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, दैट इज डी टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस की एक प्लेयर है जिसका नाम है कासुमी इशिकावा। ठीक है, इन्होंने कंटिन्यूसली 3 बार, ठीक है, बैक टू बैक, मतलब कि 2012 का जो ओलंपिक था लंदन में, 2016 का जो ओलंपिक था, और जो 2020 का जो ओलंपिक था, इन तीनों ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता है कंटिन्यूसली। ठीक है, 2012 में इन्होंने लंदन में कौन सा जीता है, फर्स्ट मेडल जीता था 2012 में। ठीक है, और जापान की ये टेबल टेनिस प्लेयर है, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में जीता था, और सिल्वर इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता था। तो इन्होंने क्या ले लिया है, इन्होंने संन्यास ले लिया है अपने टीटी से, टेबल टेनिस से। तो ये जापानीज टेबल टेनिस स्टार है जिसका नाम है कासुमी इशिकावा, जिन्होंने अभी अभी क्या कर लिया है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, रिटायरमेंट की अपनी घोषणा कर दी है। शी इज़ फ्रॉम जापान। विच इंडियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडिया हैंडमेड पोर्टल। ठीक है, इंडिया हैंडमेड पोर्टल मतलब कि जो भी हैंडमेड से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी की सारी हम इस पोर्टल पे डाल सकते हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें और वो मार्केट में बिक जाए। ठीक है, दैट इज़ बी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये किया है। तो इंडिया हैंडमेड पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है, टू प्रमोट द हैंडीक्राफ्ट्स एंड द हैंडलूम सेक्टर। इस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए ये किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और क्या कर सके, इनको खरीद सके। ये एक ई कॉमर्स पोर्टल है, मतलब कि यहाँ से हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। डायरेक्टली जो कस्टमर्स है वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो मिनिस्टर है टेक्सटाइल के पीयूष गोयल जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया इस पोर्टल को, कहाँ पे, गुजरात में। इंडिया एंड दैट इज डी रशिया। ठीक है, इंडिया और रशिया टू एक्सप्लोर एक्सेप्टेंस ऑफ रुपे एंड मीर पेमेंट कार्ड्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो इंडिया और रशिया क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्लोर करेंगे किसको, एक्सेप्टेंस को। किस चीज़ की एक्सेप्टेंस को, कि जो रुपे कार्ड है वो कहाँ पे चलेगा, रशिया में चलेगा। इंडिया का जो रुपे कार्ड है वो हम रशिया में भी चल पड़ेगा, और जो मीर पेमेंट कार्ड है रशिया का वो इंडिया में भी चल पड़ेगा। इंडिया और रशिया वाले ये दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2008 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है 2008 में बना था, तब से लेकर उन्होंने रुपे का कार्ड भी बना लिया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस भी बना दिया, IMPS, UPI भी बना दिया, भारत इंटरफेस फॉर मनी भी बना दिया, भीम जिसको हम भीम बोलते हैं, भीम आधार भी बना दिया। ठीक है, तो इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड कर दी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। सो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ, ठीक है, जो रुपे कार्ड है इंडिया का वो एक्सेप्ट होगा रशिया में, और जो मीर कार्ड है वहाँ के रशिया के वो एक्सेप्ट होंगे इंडिया में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडिया वाले रशिया में, ठीक है, रशियंस जो करेंसी है रूबल में पेमेंट कर सकते हैं, और रूबल जो रशिया वाले हैं वो इंडियन रुपीज़ में पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की ये सारी की सारी जो है वो बातचीत हो रही है इंडिया और रशिया के बीच में। विच कंट्री ओवरटेक्स साउदीज एज यूरोप्स टॉप रिफाइनरी सप्लायर। ठीक है, जो टॉप रिफाइनरी, जो ऑयल एंड रिफाइनरीज होती है ना, ठीक है, एक होता है कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल को रिफाइन करके जो है वो बेचा जाता है। ठीक है, वो जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वो मतलब ऐसे कि रिफाइन करके इसको हम बेचते हैं। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया ये काम करता था क्योंकि उनके पास ऑयल्स भी बहुत ज़्यादा होता था, तो वो बेचता भी था और रिफाइनरी भी उनके पास होती थी। बट अब क्या हुआ
जो इंडिया है ना, इंडिया भी रिफाइनरीज के क्षेत्र में आगे जा रहा है। इंडिया ने सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है रिफाइनरी का। किसके लिए? यूरोप के लिए। ठीक है, तो कैपलर डाटा है एक, ठीक है, उन्होंने बोला है कि इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स टू द यूरोप। तो अभी आपको पता है कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए और यूरोप ने क्या किया, रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। अब रशिया को घाटा हो रहा था, रशिया ने क्या किया, इंडिया को डिस्काउंट पे तेल देना स्टार्ट कर दिया। अब इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कच्चा माल, कच्चा तेल जो है वो आता है रशिया से। ठीक है, अब इंडिया के पास इतना सारा है, अपनी आपूर्ति की तो पूरी कर लेता है, बाकी जो बचता है वो हम किसको दे देते हैं, यूरोप को दे देते हैं। तो इस तरह से हमारी क्या बन गई, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है ऑयल रिफाइनरी के क्षेत्र में। ठीक है, जिसकी वजह से हमने सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इस एक्सपोर्ट के लिए, ऑयल रिफाइनरी के एक्सपोर्ट के लिए टू यूरोप। तो अभी दिस कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ यूरोप्स। ठीक है, यूरोप ने कम कर दिया, जो मैंने आपको अभी भी बताया। ठीक है, यूरोप इज सेट टू इंक्रीज इट्स रिफाइंड फ्यूल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। मतलब कि इंडिया से अभी 3,60,000 बैरल पर डे के हिसाब से आगे आने वाले टाइम में इंडिया से इतना तेल जो है पर डे के हिसाब से वो यूरोप लेगा। तो जितना ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ेगा हमारा ये बढ़ेगा एक्सपोर्ट टू यूरोप, उतना ज़्यादा हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा कहाँ से, रशिया से। तो रशिया वाले कितना इंपोर्ट हमारा इंक्रीज़ कर रहे हैं, 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से अप्रैल में हम इससे लेंगे रशिया से, जो कि 44% है ऑफ इंडियाज़ ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट। सो रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं टू यूरोप। तो इस मामले में हम इंडिया जो है वो सबसे सऊदी अरेबिया को उसने पीछे छोड़ दिया है ऑयल रिफाइनरी सप्लायर टू यूरोप। विच स्टेट टॉप्स मार्केट बोरोइंग फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार तीसरी साल, ठीक है, जो तमिलनाडु है वो बिकेम द स्टेट विद द हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग्स। ठीक है, मार्केट से जिसने सबसे ज़्यादा पैसा उधार लिया है तो वो तमिलनाडु सबसे पहले नंबर पे है। ठीक है, लगातार तीसरी बार ये पहले नंबर पे आ गया है। तो ये रिपोर्ट है किसकी, आरबीआई की। तो सबसे पहले नंबर पे है जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या है, बाहर से क्या बोलते हैं, बोरिंग लिया है, जिन्होंने पैसा लिया, उधार लिया है। दूसरा महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल तीसरा, उत्तर प्रदेश चौथा, कर्नाटका पांचवा, राजस्थान छठा। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको देख सकते हो। द स्टेट फाइनेंशियल मिनिस्टर जो हमारे पास है पलानिवल त्यागराजन, उन्होंने अनाउंस किया है बजट इन स्पीड लास्ट मंथ दैट तमिलनाडु प्लान टू बोरो। ठीक है, तमिलनाडु अभी भी बोरो करना चाहता है 1,43,197 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग 2023-24। ठीक है, क्यों कर रहा है, अब इन्होंने इतना सारा लोन जो ले लिया है, ठीक है, इतना सारा इनके पास क्या है, बोरोइंग्स है, दूसरों का लोन है, उसको चुकाने के लिए इंटरेस्ट भी लगेगा। तो ये रीपेमेंट करेंगे वो 51,331.79 करोड़ रुपीज़। तो इतनी इनकी रीपेमेंट है। एंड नेट बोरोइंग कितनी है इनकी, 91,866। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने ये बस याद रखना है कि थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर में जो मार्केट से सबसे ज़्यादा तो पैसा बोरो किया है वो पहले नंबर पे है तमिलनाडु, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे वेस्ट बंगाल, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पांचवें पे कर्नाटका। सो इंडियन आर्मी इंडक्स हाउ मेनी वुमेन ऑफिसर्स इनटू रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। सो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी वो होती है ना जो बॉर्डर पे जाके वहाँ पे गोले बारूद वगैरह छोड़ते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम आर्टिलरी रेजिमेंट। ठीक है, तो उसमें हमने पहली बार इंडिया ने वीमेन ऑफिसर्स को भी इंक्लूड किया है, ताकि हम ये शो कर सके कि ये बढ़ा सके कि इंडियन आर्मी में हम क्या कर सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी है। तो हमारे पास ये जो 5 वीमेन ऑफिसर्स हैं ये इसमें इनको इंडक्ट किया गया है। ठीक है, इनके नाम है लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, पीयूष मोडगिल एंड लेफ्टिनेंट आकांक्षा। तो ये 5 के 5 जो है इनको जो है क्या किया है, इंडक्ट किया गया है एज ए वुमेन ऑफिसर्स इनटू द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अभी इनकी ट्रेनिंग जो है चेन्नई से पूरी हो गई है। और इनको कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा, इनमें से जो 3 है उनको डिप्लॉय किया जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दैट इज चाइना के बॉर्डर पे, और 2 को
कहाँ पे पोजीशन किया जाएगा, कहाँ पे इनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है। 2 को पाकिस्तान के बॉर्डर को पे, 3 को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के बॉर्डर पे। सो ये पहली बार हुआ है कि 3 वुमेन्स कितने जो वीमेन ऑफिसर्स हैं वो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को इंडक्ट वो करेंगे, लीड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।